फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 5 से लेकर 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी के चैप्टर्स की भी रिविजन्स हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते जा रहे हैं, तो फटाफट से आप उन वीडियोस को भी देखें और ये वाले वीडियो को भी बिना लाइक करे, बिना चैनल को सब्सक्राइब करे मत देखना। चलो यार शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई ये क्या बताता है? देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ये बताता है कि आखिरकार वो कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। ठीक है, उस वैल्यू में क्या ऐड होगा, उस वैल्यू में क्या माइनस होगा, ये सारी चीजें आपको मालूम चलेगी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अब देखो, लॉजिकली क्या है ना, फॉर सपोज करो साहिल सर मोबाइल की शॉप चलाते, अब कस्टमर आया, प्राइस है 42,000, इसके ऊपर पैकिंग वैकिंग करी 3,000, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा 2,000 और डिस्काउंट है 10% ऑफ द प्राइस। अब मुझे आप लॉजिकली बिना चैप्टर पढ़े बताओ क्या ऐड करोगे, क्या लेस करोगे? सर देखो, 42,000, 3,000 पैकिंग का वो ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ऐड करेंगे। अब जनरली जो डिस्काउंट है वो प्राइस पे दिया जाता है, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं दिया जाता है। तो टोटल हो गया 42, 45, 47 और 10% 4,200। तो आपने ऐड करा, डिस्काउंट माइनस करा, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट। ठीक है, अब ये जो टोटल अमाउंट आया है ये आया है आपका इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसके अंदर जीएसटी शामिल है। अब इसके अंदर से अगर हमको जीएसटी निकालना हो तो कैसे क्या जीएसटी निकालेंगे? कुछ भी नहीं करना, ये जो आपका टोटल अमाउंट आया ना, इसको आप कर दो 100 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 118। तो जैसे ही आप ये करोगे तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था तो वो अब आ जाएगा आपका एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, अब अपने को एक्सक्लूसिव अगर निकालना हो तो ये टोटल अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाय 118 तो आ जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई में सेक्शन नंबर 50 और हमको वैल्यूएशन रूल्स पढ़ने। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 15 सिंपल सी बात बोलता है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, जो प्राइस रेसिपिएंट ने पे करा है या पे करने वाला है, जहां पे सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों पार्टी अनरिलेटेड है। सर अगर दोनों पार्टी रिलेटेड हो तो फिर सेक्शन 15 की मदद से वैल्यूएशन नहीं निकाला जाएगा, फिर हम वैल्यूएशन रूल्स की मदद से वैल्यू निकालेंगे। आगे एक तो ये बोलता है कि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड। दूसरी बात जो ये बोलता है वो ये बोलता है कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में प्राइस के अलावा कुछ दूसरा नहीं आना चाहिए। मतलब अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बेचा, 40,000 का मोबाइल है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बोले यार एक काम करो, ये जो आपका बन रहा है ना 42,000, 3,000, 2,000, ये टोटल बिल में हम आपको एक काम करते हैं, हम पुराना मोबाइल आपको एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, तो फिर आप कितना कैश लोगे? अब सर ये तो फुल कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे तो सामने से मोबाइल भी आ रहा है। तो जब यहाँ पे सामने से मोबाइल भी आ रहा है तो इसका जो वैल्यूएशन है ना, फिर हमको वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से करना पड़ेगा, फिर सेक्शन नंबर 15 नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमने यही सीखना है कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है। 15 सबसेक्शन 1 यही बोलता है कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों अनरिलेटेड है और प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, तो ही जाके आप सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 पे आना। और 15 सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, बस वही वैल्यू हम पहले स्टेप पे तो वही वैल्यू उठाएंगे और उसी से शुरुआत करेंगे कि क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। ठीक है सर, सप्लायर रेसिपिएंट नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर दी सप्लाई, तो दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब आ जाओ सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। अब देख 15 सबसेक्शन 2 बात करता है कि हम कौन कौन सी चीजों को ऐड करेंगे और कौन कौन सी चीजों को लेस करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए,
15(2) क्लॉज 8 ए बोलता है कि कोई भी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, वो सारी चीजें ऐड करी जाएगी। ठीक है सर। और टैक्सेस में क्या ऐड करना है और क्या हटाना है ध्यान से समझो। जो भी टैक्सेस है जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, वो सारे टैक्सेस को आपको ऐड करना है। अदर देन ये 5 टैक्सेस को छोड़ दो, CGST, SGST, IGST, UTGST, कंपनसेशन सेस, इन 5 को आप हटा दो। ठीक है। इसका मतलब है सर ये जो 5 टैक्सेस है ना ये ऐड नहीं होंगे। ठीक है। इनको छोड़ के जो भी टैक्सेस है वो सारे टैक्सेस आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा। अब इसमें 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे IPL की टिकट है 1000 रुपए, एंटरटेनमेंट टैक्स, क्या एंटरटेनमेंट टैक्स इन 5 में कैटेगराइज करता है? नहीं करता है। ऐड करो, टोटल हो गया 1100। फिर IGST लगाना है तो 1100 पे IGST लगाओ, ये टोटल हो गया 1298। अब हम बात करते हैं TCS की। TCS इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब ये TCS वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा या नहीं होगा? अब ध्यान से समझना सर, ये जो TCS है ना ये बेसिकली इंटरिम लेवी होती है, ये कोई फाइनल लेवी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कार लेने गए 10 लाख रुपए की, सामने वाले ने बोला इसके ऊपर TCS लगेगा 1%, दैट इज 10,000, टोटल हो गया आपका 10,10,000। अब सर क्या GST 10,10,000 पे लगेगा कि 10 लाख पे लगेगा? तो लॉ मेकर बोलता है कि जो TCS है ना दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरिम लेवी, दिस इज नॉट अ फाइनल लेवी। तो ये TCS आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। ठीक है। इसका मतलब है जो GST है वो 10 लाख के ऊपर लगेगा। ये हो गया हमारा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8। तो ये क्लॉज ए की बात खत्म हुई। अब आ जाओ क्लॉज नंबर बी के ऊपर। क्लॉज नंबर बी सिंपल सी बात बोलता है कि भैया अगर कोई भी पेमेंट है जो करना तो सप्लायर को है पर फॉर द टाइमिंग रेसिपेंट ने इनकर करा है तो उसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझना ध्यान से, अब यहां पे इवेंट मैनेजमेंट का एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ट रहता है। ये जो सप्लायर है ये है हमारा इवेंट मैनेजर और रेसिपेंट है यहां पे सपोज करो साहिल सर। अब सर साहिल सर की शादी हो रही, फाइनली साहिल सर ने सोचा कि अब शादी कर ही लेते हैं, बाकी बड़े बड़े फैकल्टीज भी शादी कर रहे हैं तो हम भी अब शादी निपटा ही देते हैं। तो अब समझना ध्यान से, सर इवेंट मैनेजर है, यहाँ पे साहिल सर है। अब टोटल हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो 2 लाख रुपए पे डन हो गया। यार 2 लाख रुपए का पेमेंट हम करेंगे। अब क्या हुआ ना, यहां पे केटरिंग वाले भैया आए और केटरिंग वाले भैया ने मेरे से पैसे मांगे। मैंने बोला यार मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हो, हमारा तो इवेंट मैनेजर से डील डन हो गया। इवेंट मैनेजर ने बोला यार आप एक काम करो साहिल सर, आप इसको पेमेंट करो, बाद में समझते हैं। मैंने उसको 30,000 रुपीज पे कर दिए केटरिंग वाले। अब मैं इवेंट मैनेजर को कितना पे करूंगा? अब मैं इवेंट मैनेजर को 1,70,000 पे करूंगा। अब सर एक बात बताओ, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल तो वो तो हुआ 1,70,000। अब डाउट ये आया कि जो GST लगेगा क्या वो 1,70,000 पे लगेगा? तो लॉ मेकर बोलता है नहीं भाई, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से तो 1,70,000, बट सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो भी ऐड होगा। क्या ऐड होगा? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल के साथ साथ वो पैसा जो फॉर द टाइमिंग इनकर करा है किसने? रेसिपेंट ने। पर लाइबिलिटी किसकी थी? सप्लायर की, तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब है 1,70,000 में 30,000 आप और ऐड करो तो टोटल आ गया आपका 2 लाख रुपए। इस 2 लाख के ऊपर आपको GST देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, एनी अमाउंट दैट रेसिपेंट इज लाइबल टू पे, any amount that supplier is liable to pay, but for the timing it has been incurred by recipient, so it has also to be added to value of supply.
ठीक है, खत्म कहानी। अब आ जाओ 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी। क्लॉज सी बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, जो भी एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई लग रहे हैं, अब इंसिडेंटल एक्सपेंस हो गया, कमीशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सप्लाई के पहले जितने सारे खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कमीशन, पैकिंग, चार्ज बाय सप्लायर टू द रेसिपिएंट और एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर। तो सप्लायर जो सब भी कर रहा है उसके लिए उसने जो सारे खर्चे चार्ज करे for the supply of goods, services or both at the time of or before the delivery of goods or supply of services। ठीक है, आगे आओ। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। ध्यान से समझना ये इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी का क्या सीन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब देखो क्या होता है ना राजा, बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हैं, बट जो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट रहता है ना, उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब इसमें एक सर्कुलर भी था, वो सर्कुलर सिंपल सी बात बोलता है कि अगर सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, सपोज करो सप्लायर ने रेसिपिएंट को मोबाइल बेचा और मोबाइल का जो पेमेंट है वो उधार है, क्योंकि रेसिपिएंट पेमेंट डिले कर रहा है तो उस केस में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और ये जो इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा ये इंटरेस्ट रेसिपिएंट से रिकवर करेंगे। तो डाउट ये आता है कि ये जो इंटरेस्ट है इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करें या नहीं करें। भाई अगर दो ही पार्टी है, सप्लायर और रेसिपिएंट, तो ये जो इंटरेस्ट है इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करेंगे, बट सप्लायर ने लोन देने से मना कर दिया और एक थर्ड पार्टी है बजाज फाइनेंस, वो लोन दे रही है। तो भैया मेरे अगर कोई थर्ड पार्टी लोन दे रही है तो वहां पे प्योर लोन का ट्रांजैक्शन है और ये प्योर लोन का ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी। अब सर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी तीनों का सेम ही ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर बोलता है कि जब आपको इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी का पैसा रिसीव हो जाएगा, जब भी आपको इनका पैसा रिसीव हो जाएगा तो ही हम जीएसटी की बात करेंगे। अब इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी तीनों को कम जीएसटी माना जाता है। कम जीएसटी का मतलब हम यही अज्यूम करते हैं कि तीनों के अंदर जीएसटी इंक्लूसिव है। ठीक है, अब बहुत सारे मुद्दे आते हैं। सपोज करो सप्लायर ने इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी को वेव ऑफ कर दिया। अगर वेव ऑफ कर दिया कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करा तो किस बात का जीएसटी। अगर वेव ऑफ नहीं करा तो जितना इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी चार्ज करा उतना आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसको आप कम जीएसटी मानोगे। कम जीएसटी का मतलब आप इसको ये मानोगे कि इसके अंदर जीएसटी शामिल है। ठीक है, खत्म कहानी। अब फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, दैट इज सब्सिडी। अब देखो यार, सब्सिडी का पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझना ये सब्सिडी क्या होती है। जनरली सब्सिडी मतलब भैया पैसे कम हो रहे हैं। पैसे कम क्यों हो रहे हैं? आप नहीं दे रहे हो, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा दे रहा है, मतलब आपकी जेब से, आपकी पॉकेट से तो कम लगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सप्लायर है, रेसिपिएंट है, प्रोडक्ट है 500 रुपीज का। ठीक है, अब समझना, बहुत ध्यान से समझना क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला यार सप्लायर तुम तो ये प्रोडक्ट बहुत महंगा बेच रहे हो। तो सप्लायर बोल रहा है यार प्रोडक्ट की कॉस्टिंग महंगी है, हमको कमाना भी रहता है तो इसलिए हम तो महंगा बेच रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला तुम कुछ कम करो, तो सप्लायर ने बोला सॉरी हम इसमें से एक भी रुपया कम नहीं कर सकते। इतना ही शौक चढ़ रहा है गवर्नमेंट आपको सस्ता करने का, तो आप हमको सब्सिडी दे दो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम आपको 100 रुपए की सब्सिडी देते हैं। मतलब सप्लायर हार नहीं मान रहा है, उसको 500 ही मिलेंगे, बट इस 500 में से 100 रुपए उसको कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 500 रुपए में से 100 रुपए माइनस हो गए, बचे कितने? 400 रुपए। अच्छा, रिलायंस ने बोला यार सप्लायर प्रोडक्ट तो तुम्हारा बहुत अच्छा है पर बहुत महंगा है, मैं भी तुम्हें सब्सिडी देता हूँ 100 रुपए की। तो ऐसे करके सप्लायर का प्रोडक्ट हो गया 300 रुपए का। अब लॉजिकली सप्लायर को 500 ही मिलने, 300 रुपए कस्टमर से
100 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और 100 रुपये रिलायंस से। अब डाउट ये आया कि जीएसटी कितने पे लगेगा। अब देखो यार, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसा बोलता है कि अगर जो आपकी सब्सिडी है वो प्राइस लिंक्ड सब्सिडी है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की प्राइस के साथ लिंक्ड सब्सिडी है, तो अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो उसको आप माइनस करो। बट अगर सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के कोई थर्ड पार्टी ने दी है, कोई एनजीओ ने दी है, कोई कंपनी ने दी है, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो भैया मेरे यहाँ पे प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल कितना हुआ, 300 रुपये। अब इसमें सबसे पहले जो सब्सिडी है वो किसकी है भैया, रिलायंस की। क्या रिलायंस की सब्सिडी ऐड होगी? हाँ जी, रिलायंस की सब्सिडी ऐड होगी, बिकॉज रिलायंस इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 100 रुपये ऐड करना पड़ेगा और 400 रुपये पे जीएसटी देना पड़ेगा। सर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी है क्या ये ऐड होगा? तो मेरे भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी ऐड नहीं होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बस आपको यही याद रखना है, प्राइस लिंक्ड सब्सिडी होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हो तो वो ऐड नहीं होगी। अगर आपकी ब्लैंकेट सब्सिडी है, मतलब एक मुश्त सब्सिडी दी गई, प्राइस लिंक्ड नहीं है, तो उसको भी इग्नोर करना है, उसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस सिंपल सी बात, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। अब यार 15 सबसेक्शन 3 बात करता है डिस्काउंट के बारे में। अब ध्यान से समझना, देखो दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता है कि भाई हम आपको सप्लाई कर रहे हैं, 15,000 का प्राइस है, 10% डिस्काउंट कर रहे हैं 1500 रुपीज और आप दे देना हमको 13,500। ये तो हमें एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है, आप एक ही टाइम एक साथ पेमेंट कर दो, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। अब सर देखो क्या है, अगर आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई मालूम है कि 10% का डिस्काउंट कटने वाला है, तो आप उस डिस्काउंट को माइनस करो। तो 10,000 का प्राइस, इसमें से 1,000 माइनस कर दिया तो प्राइस कितना हो गया, 9,000 रुपीज। अब समझना ध्यान से, अगर आपको डिस्काउंट पता ही नहीं है, सर ये कैसा डिस्काउंट है जो पता ही नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल एक सप्लायर है और रेसिपेंट है। सप्लायर रेसिपेंट को बोल रहा है कि अगर आप इतनी यूनिट्स खरीदते हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। कि सपोज करो अगर आप 1000 यूनिट से ज़्यादा माल खरीदते हो तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। अब यार रेसिपेंट बोल रहा है मैं ऑर्डर तो करूंगा, पर जैसे जैसे मेरे कस्टमर का ऑर्डर मेरे पास आता रहेगा वैसे वैसे मैं ऑर्डर करूंगा। तो अब पता थोड़ी है कि रेसिपेंट पूरे साल भर में सप्लायर से कितना क्या ऑर्डर ले रहा है। इन केस अगर रेसिपेंट सप्लायर से 1000 यूनिट है उससे ज्यादा ऑर्डर ले लेता है तो फिर करस्पॉन्डिंगली डिस्काउंट भी बनता है, पर सर अगर नहीं लेता है तो डिस्काउंट नहीं बनता है। तो ये डिस्काउंट पता नहीं है। दिस डिस्काउंट इज बेस्ड आफ्टर द सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। इसको आप क्वांटिटी डिस्काउंट भी बोल सकते हो। अब सर ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का क्या करें? तो देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि सपोज करो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपए पे है और हमने ऐसा बोला हुआ है कि अगर आप एक्स नंबर ऑफ यूनिट से ज्यादा खरीदते हो तो हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो 10,000 इंटू 10 1,00,000, 18% जीएसटी 18,000, टोटल हो गया आपका 1,18,000। आइटम कितने का? 10 रुपए का। अब इन केस समझना ध्यान से, यही अगर रेट 9 रुपए लगाते, तो यही रेट अगर हम 9 रुपए लगाते तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हुआ? 90,000। इसके ऊपर 18% का जीएसटी, तो 90,000 का 18% कितना हुआ? 16,200। टोटल हो गया हमारा 1,06,200। अब ध्यान से समझना, सर सामने वाले ने तो 18,000 का आईटीसी लिया होगा क्योंकि पहले प्राइस ज़्यादा था, तो जैसे ही प्राइस ज़्यादा था उसके बेस पे आईटीसी भी कितना लिया होगा? 18,000। बट सर प्राइस कम हो गया, प्राइस 18,000 से गिर के कितना आ गया?
16,200। प्राइस मतलब 10 रुपए से गिर के 9 रुपए आ गया, तो अकॉर्डिंगली जीएसटी भी कम हो गया। तो अब सामने वाले के एंगल से देखो, उसने कितने का आईटीसी लेके रखा है? 18,000 का। अब एक बात बताओ, अगर हम उसको डिस्काउंट देना चाह रहे हैं 1800 का, तो लॉ मेकर बोल रहा है यार सप्लायर, अगर हम तुम्हारी लाइबिलिटी कम करेंगे तो सामने वाले को भी तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ज्यादा का आईटीसी लेके रखा है। तो अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में अगर सप्लायर की लाइबिलिटी कम हो रही है, तो करस्पॉन्डिंगली रेसिपिएंट को भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और सप्लायर और रेसिपेंट का दोनों का प्रायर एग्रीमेंट होना चाहिए, और उस प्रायर एग्रीमेंट में साफ लिखा होना चाहिए कि इतनी क्वांटिटी पे इतना, इतनी क्वांटिटी के बाद इतना डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। और ये बात बताने के लिए कि दिस डिस्काउंट शुड बी लिंक्ड टू इनवॉइस। खत्म। तो 15 सबसेक्शन 3 यही बात करता है कि सर अगर आपका जो डिस्काउंट है वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसको माइनस करो, कुछ दिमाग मत लगाओ। पर अगर आपका जो डिस्काउंट है वो सप्लाई के बाद है, आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड, उसके बाद है, तो उसको हम माइनस करने का मौका तभी देंगे जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो, सामने वाला आईटीसी रिवर्स करे, और डिस्काउंट शुड बी लिंक्ड टू इनवॉइस। ठीक है, बस ये हो गई हमारी बातें डिस्काउंट की भी खत्म। अब देखो, अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं ना, तो आपको बस इतना से ही ध्यान रखना है, दैट इज इडियट्स। वो गाना सुना है, इडियट्स हो तुम गधे हो अभी तुम्हें मालूम नहीं है। तो ये इडियट्स क्या है? देखो, आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, डी स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी, ओ स्टैंड्स फॉर अदर एक्सपेंसेस दैट आर टू बी इनकर्ड बाय सप्लायर बट फॉर द टाइमिंग हैज बीन इनकर्ड बाय रेसिपिएंट, T stands for taxes। अब taxes में भी अदर देन CGST, SGST, IGST, UTGST, कंपनसेशन सेस, और S stands for राजा मेरे सब्सिडी। ठीक है, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब एक CBIC का सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है भाई, यहाँ पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मोल्ड्स एंड डाइस सप्लाई कर रहा है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा? भाई ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि मोल्ड्स एंड डाइस सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो लाइबिलिटी थी वो सप्लायर की नहीं थी। अगर लाइबिलिटी ही सप्लायर की नहीं थी तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। बट इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि मोल्ड्स एंड डाइस आर टू बी सप्लाइड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो उस केस में जो मोल्ड्स एंड डाइस की अमोर्टाइज वैल्यू है उसको हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब 15 सबसेक्शन 4 और 15 सबसेक्शन 5 सिंपल सी बात बोलता है कि इन केस अगर 15 सबसेक्शन 1 फेल हो जाता है, रिलेटेड पार्टी है, प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, तो फिर हमको चैप्टर 4 पे जाना पड़ेगा। चैप्टर 4 डेट इज वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और 15.5 बोलता है कि सर कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट खुद नोटिफाई करेगी कि वहां पे सेक्शन 15 नहीं लगेगा, वहां पे हमको वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से डेट इज चैप्टर 4 के हिसाब से ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो एक तो 15.4 जहां पे वैल्यू अगर डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, और 15.5 के सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 4 में जो भी लिखा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। कुछ कुछ सेक्टर्स में जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, वो भी हमको पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सर व्हाट डू मीन बाय रिलेटेड पर्सन? तो राजा रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे एज इट इज वही है जो सप्लाई चैप्टर में है, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा वर्डिंग्स चेंज हो गया है। यहाँ पे 25% और मोर ऑफ ये वर्ड आ गया है आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी तो सेम सप्लाई जैसा ही है, इसमें भी इंटरप्रिटेशन वैसा ही है। अब जैसे यहाँ पे एक कंपनी है ए लिमिटेड, यहाँ पे एक कंपनी है बी लिमिटेड और यहाँ पे एक कंपनी है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड
25% या उससे ज्यादा स्टॉक बी लिमिटेड में होल्ड करता है और ए लिमिटेड 30% या उससे ज्यादा स्टॉक सी लिमिटेड में होल्ड करता है। अब सर एक बात बताओ, ए बी में भी होल्ड कर रहा है और सी में भी होल्ड कर रहा है, तो ये जो बी और सी है ना, ये भी आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, तो बस यही लिखा हुआ है, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्स, कंट्रोल्स, होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। फिर पर्सन में आपका लीगल पर्सन भी आ जाएगा, और जो एक दूसरे के बिजनेस में एसोसिएटेड है, जैसे सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर्स, उन सबको भी हम रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में मानेंगे। बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, हमेशा याद रखना, अगर आपको एग्जाम में वो तरह तरह की प्राइस है, नेगोशिएटेड प्राइस, एमआरपी, लिस्ट प्राइस, आपको बस ये याद रखना है कि जो प्राइस चार्ज है, जो कस्टमर ने प्राइस एक्चुअली पे करा है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, बस उसी के ऊपर आपको जीएसटी देना है। ठीक है, तो एग्जाम में वो आपको 10-15 प्राइस दे दे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, उसी को लेना है आपको। ये टीसीएस, इंटरेस्ट विंटरेस्ट की बातें हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और मैंने डिस्काउंट का यहाँ पे शानदार सा चार्ट भी बनाया हुआ है, और ये ओईएम वाली बातें भी हमारी हो गई, और कहाँ कहाँ पे वैल्यूएशन रूल्स लगेंगे वो भी मैंने आपको बताया। अब चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है वैल्यूएशन रूल्स। इसके पहले एक आधी सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट प्राइस है 76,000, स्पेशल पैकिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। भैया स्पेशल पैकिंग है, ऐड होगा। ड्यूटी बाय लोकल अथॉरिटी, अब ये लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी है तो ये भी ऐड होगा, 4,000 ये ऐड होगा। CGST SGST चार्ज इन इनवॉइस, राजा ये ऐड नहीं होगा, टैक्सेस ऐड तो होते हैं बट CGST SGST IGST UTGST कंपनसेशन सेस ऐड नहीं होता। फिर सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन NGO, तो भैया NGO से अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो 5,000 ये भी ऐड होगा। तो अब टोटल कितना आ गया, 76,000, 81, 85 और 90,000। अब ये बोल रहे 3% डिस्काउंट। अब हमेशा याद रखना भाई, 90,000 का 3% डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट किसका होगा, आपका लिस्ट प्राइस का। तो 90,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो राजा 76,000 का 3%, तो वो 76,000 का 3% कितना होता है, 2280 प्लस 90,000, तो वैल्यू आ गई 87720। अब ये जो वैल्यू है ना भाई 87720, तो ये जो हमारी वैल्यू है ना 87720, बस क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, होने दो। हाँ, तो बस ये जो वैल्यू है ना आपकी 87720, उसके ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा, सिंपल। अब एक और क्वेश्चन करते हैं डिस्काउंट वाला, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला, समझना। बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हियरइन आफ्टर रेफर टू एज BEL, इज engaged इन मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन, टेलीविजन बनाते हैं। इट इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। It has appointed distributors across the country who sells the television manufactured by it. MRP जो प्रिंटेड है वो है 12,000 रुपये, जीएसटी का रेट है 18%। ठीक है, BEL dispatches the stock of television to its distributor ordered by them on quarterly basis। तो BEL क्या करता है ना, टेलीविजन का स्टॉक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है क्वार्टरली बेसिस पे। In order to promote its sales, sales head has formulated a sales promotion scheme।
एक स्कीम बनाई है भाई, इस स्कीम के अंदर 10% का डिस्काउंट है, सप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूटर इफ डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स 500 टेलीविजन इन अ क्वार्टर। अब ध्यान से समझना भाई, 10% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये डिस्काउंट हम तभी देंगे जब आप 500 टेलीविजन इन अ क्वार्टर बेच देते हो तो ही डिस्काउंट मिलेगा, एल्स आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस एट विच द टेलीविजन्स आर सोल्ड टू द डिस्ट्रीब्यूटर एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस। ठीक है, इट अपॉइंट्स शाह इलेक्ट्रॉनिक्स एन अनरिलेटेड पार्टी as its distributor on 15th April and dispatches 750 television on 8th April for the quarter April to June। तो भैया शाह इलेक्ट्रॉनिक्स को अपॉइंट करा और 750 टेलीविजन डिस्पैच करे। भाई डिस्पैच पे कोई डिस्काउंट नहीं है, जब सामने वाला बेचेगा तो ये हम डिस्काउंट की बातें करेंगे। फिर BEL हैज सोल्ड द टेलीविजन टू डिस्ट्रीब्यूटर शाह इलेक्ट्रॉनिक्स एट 8400 पर टेलीविजन। अब डाउट आएगा कि सर एमआरपी तो 12,000 है। अरे तो एमआरपी है 12,000, अब हमारी इच्छा हम 100 रुपये में बेचे, 200 में बेचे, 500 में बेचे, तो हमने कितने में बेचा 8400, तो हमारे लिए ये वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है। शाह ने बोला भैया मेरे को स्पेशल पैकेजिंग करानी है, स्पेशल पैकेजिंग के अलग से 1200 रुपये पर टेलीविजन चार्ज हो रहा है। ठीक है, 8400 ये हो गया, 1200 स्पेशल पैकेजिंग के हो गए, तो जोड़ दो तो वो हो गया हमारा 9600। शाह प्लेसेस अ परचेस ऑर्डर ऑफ 1000 टेलीविजन फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। भाई 1000 टेलीविजन का ऑर्डर प्लेस करा है, अभी ऑर्डर प्लेस करा है, डिस्काउंट की बातें अभी मत करना। अब आएगा मजा, डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्टेड अ सेल्स ऑफ 700 टेलीविजन फॉर अप्रैल टू जून एंड 850 टेलीविजन फॉर जुलाई टू सितंबर। अब ध्यान से समझना, अप्रैल से जून में कितना बेटा 700, और जुलाई टू सितंबर 850। अब एक बात बताओ भाई, बेच दी ना आपने अप्रैल से जून 500 से ज़्यादा, तो हाँ से डिस्काउंट तो मिलेगा। अच्छा आपने तो जुलाई टू सितंबर में भी बेची तो डिस्काउंट तो मिलेगा, पर ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ही ये हम तभी देते हैं जब सप्लायर रेसिपिएंट दोनों अनरिलेटेड, और ये डिस्काउंट तभी देते हैं जब सामने वाला आईटीसी रिवर्स कर दे, और दूसरी बात एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, शाह रिवर्सेस द आईटीसी फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, इट हैज फेल्ड टू रिवर्स द आईटीसी फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून। भैया शाह ने जुलाई से सितंबर का तो आईटीसी रिवर्स करा, बट अप्रैल से जून का आईटीसी रिवर्स नहीं करा। एग्जामिन द सिनारियो और कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टेलीविजन। सिंपल है सर, जब जुलाई टू सितंबर का उसने रिवर्स करा तो हम माइनस करेंगे, अप्रैल से जून का रिवर्स नहीं करा तो हम माइनस नहीं करेंगे। तो अब ये जुलाई टू सितंबर में कितने क्या ऑर्डर दिया गया था, ये रहा। तो जुलाई टू सितंबर में 1000 टेलीविजन का ऑर्डर दिया था, तो मैं आपको पहले जुलाई टू सितंबर बता देता हूँ। 1000 टेलीविजन का ऑर्डर दिया है, प्राइस 8400, 1200। क्या डिस्काउंट माइनस होगा? हाँ जी माइनस होगा, क्योंकि आईटीसी रिवर्स करा है, और 1000 टेलीविजन का इतना अपना बिल बन गया। सेकेंड चीज सर, जो अप्रैल से जून है क्या उसमें कुछ माइनस होगा? मेरे भाई अप्रैल से जून में कुछ नहीं होने वाला, उसमें भी ऑर्डर यही है 8400, डिस्काउंट माइनस नहीं होगा, और यहाँ पे 750 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाओ भाई वैल्यूएशन रूल्स के ऊपर, मजा आएगा आपको वैल्यूएशन रूल्स में। सबसे पहले सर नौरा फतेही, अरे रुक तो जाओ, रूल नंबर 27। रूल 27 बात करता है व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट इन मनी। ठीक है सर, कैसे क्या निकालेंगे हम वैल्यू? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रूल 27 कहां लगता है। जैसे अगर आपने सप्लाई चैप्टर पढ़ा हो तो भैया सप्लाई चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सर स्केड्यूल नंबर 1 होता है। स्केड्यूल 1 में हमने पढ़ा था शुरू के 2 ट्रांजैक्शन, पहला
परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड, और दूसरा रिलेटेड पर्सन। अभी वो रिलेटेड पर्सन हटा दो, वो रूल 28 की बात करें। अभी पहले वाले ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, कि अगर हमने हमारी कोई भी बिजनेस असेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे दिया, अगर हमने उस पर आईटीसी लिया है तो वो सप्लाई बनेगा। अब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालेंगे रूल 27 के हिसाब से, ठीक है। या व्हेन द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, भाई एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन है, बार्टर ट्रांजैक्शन है, तो वहां पे भी आपका रूल 27 लगेगा। अब क्या है ना, साहिल सर की शॉप पे नोरा फतेही आई, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, तू नोरा पे क्यों ध्यान दे रहा है, तुम ना आजकल के बच्चे क्या बताओ। तो मैडम को आईफोन चाहिए था, आईफोन 16 प्रो, 1 लाख रुपए का आईफोन था, ठीक है। अब सर देखो क्या है, नोरा के पास पहले भी आईफोन 14 था, मैंने उसको दिलाया था। आईफोन 14 का जो वैल्यू है वो है 30,000 रुपीज, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा समझना आप ध्यान से, मैं मोबाइल 1 लाख में बेच रहा हूं, नूरा ने बोला मैं 1 लाख रुपए नहीं देगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। नूरा ने बोला मेरा जो पेमेंट करने का स्टाइल है वो अलग ही है, मैं आपको आईफोन दूंगी, मैं आपको कैश दूंगी, मैं आपको अलग से नेकलेस दूंगी, ऐसे मैं आपको पेमेंट। मैं बोला ठीक है, मतलब सेक्शन 15 तो नहीं लगेगा। अब हमको रूल्स पे आना पड़ेगा। अब रूल्स सबसे सिंपल बात बोलता है कि इतना दिमाग मत लगाओ। सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, कि ये वाला जो आपका मोबाइल है आईफोन 16 प्रो, ये आप किसी दूसरे को बेचोगे तो कितने में बेचोगे। नूरा को हटाओ 2 मिनट के लिए, साइड करो, नूरा की जगह पे दीपिका को लाओ, यही मोबाइल दीपिका पादुकोण को बेचोगे तो कितने में बेचोगे। हमने बोला यार हमारे लिए धंधा अलग है और गर्ल्स अलग है, बिजनेस तो बिजनेस होता है। हमने बोला भाई 1 लाख रुपए का मार्केट में जा रहे हैं, हम 1 लाख में ही बेचेंगे। तो ये 1 लाख रुपए इस मोबाइल की ओपन मार्केट वैल्यू हो गई कि ये मोबाइल 1 लाख में बिकता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, हमने बोला भाई ये मोबाइल तो हमने स्पेशली नोरा के लिए डिजाइन करा है, ये भी सही है। तो ओपन मार्केट वैल्यू तो इसकी है ही नहीं, ये मार्केट में कहीं बिकता ही नहीं है, सिर्फ इसको हम ही बेचते हैं। अब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर कैसे क्या वैल्यूएशन करें। तो लॉ मेकर बोलता है आप एक काम करो, सामने वाली से क्या आ रहा है, मैंने बोला नूरा से आईफोन 14 आ रहा है, उसकी वैल्यू 30,000, प्लस करते जाओ। कैश आ रहा है 40,000, प्लस करो, 30 और 40 70। मैडम नेकलेस दे रही है 25,000 का उतार के, वो नेकलेस क्या करेगी, खैर छोड़ो। तो 30 40 70, 70 और 25 95, तो 95,000 रुपीज। बस ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब एक और चीज सर, ओपन मार्केट वैल्यू भी समझ में आया, बट अगर सपोज करो सामने से कुछ ऐसी अनोखी चीज आ रही है, उसकी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है। सपोज करो ये जो नेकलेस है, अब ये नेकलेस 100 साल पुराना है, अब मैं कैसे इसकी वैल्यू निकालूं। भाई वो तो नेकलेस का अपमान हो जाएगा अगर मैं बोलूं 25,000 वैल्यू है। हो सकता है ये नेकलेस करोड़ों का हो सकता है नूरा फतेही बोले मैं ये ना आईफोन दे रही हूँ ना कैश दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये नेकलेस दे रही हूँ। अब आप क्या जानो इस नेकलेस की कीमत, इसको नोरा फतेही ने पहना है। हाँ वो बात भी सही है, शाहरुख खान और ये तो किसी भी चीज को हाथ लगाए उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो सर ना तो क्लॉज ए चल पा रहा है ना तो क्लॉज बी चल पा रहा है। अब एक काम करो ना, क्लॉज ए चल पा रहा है क्लॉज बी चल पा रहा है, तो आप देखो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का कोई है क्या सेम आइटम, मतलब ऐसा ही ऐसा सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट कोई मार्केट में दूसरा पीस बिक रहा है क्या। और सपोज करो मैंने बोला यार देखो ऐसा आईफोन 16 प्रो 2-3 महीने पहले ये पास में श्याम जी ने भी मंगवाया था, और श्याम जी ने मंगवाया था, किसके लिए मंगवाया था, प्रियंका चोपड़ा के लिए मंगवाया था एज इट इज सेम। और नूरा ने इंस्टाग्राम पे देख के नूरा को भी जिद लगी और नूरा आपसे अटैच थे तो इसलिए आपके पास आई, वरना हमसे ही लेती। तो हमने बोला श्याम जी आप ही बता दो यार आपने कितने में डील करी थी। तो श्याम जी ने बोला देखो 98,000 में मैंने डील फाइनल करी थी,
मतलब ठीक है भाई, तो 98,000 पे जीएसटी लगा देंगे। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी अवेलेबल है, एज इट इज सेम है भाई, कलर वलर का फर्क है वो कोई इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, अब यार अगर तीनों भी क्लॉज अप्लाई नहीं हो रहे, सपोज करो क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी तीनों ही अप्लाई नहीं हो रहे, तो उस केस में भी लॉ मेकर ने वैल्यू निकाल दी, बोले चलो अपन क्लॉज डी पे आ जाएंगे, और क्लॉज डी बोलता है कि हम रूल 30 और रूल 31 लगाएंगे। सर अब ये रूल 30 रूल 31 क्या है? रूल 30 सिंपल सी बात बोलता है जो भी कॉस्ट है उसका 110% वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा, और रूल 31 ऐसे कोई वैल्यू निकाल के नहीं देता। रूल 31 बोलता है कि भाई फिर बेस्ट जजमेंट और सेक्शन 15 वैल्यूएशन रूल्स सब कुछ मिला जुला के जो वैल्यू निकलेगी उसको हम बोल देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे भी करके वैल्यू ऑफ सप्लाई तो निकल ही जाएगी। रूल 27 खत्म हुआ। अब यार रूल 28, अब बहुत ध्यान से समझना। रूल 28 एक ही बात बोलता है कि अगर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन्स है तो उस केस में हम जो वैल्यू निकालेंगे वो रूल 28 के हिसाब से निकालेंगे। अब रूल 28 में दो पैरा है, एक तो पैरा 2 और एक पैरा 4। सर रूल 28 के दो पैरा नहीं है, सप्लाई चैप्टर में जो हमने स्केड्यूल 1 पढ़ा था उस स्केड्यूल 1 में हमने दो पैरा पढ़े थे, एक पैरा 2 पढ़ा था और एक पैरा 4 पढ़ा था। अब सर पैरा 2 बात करता था सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, और जो पैरा 4 है वो बात करता था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। अब है ना ध्यान से समझना, सर ये पैरा 2 पैरा 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हमको बताएगा रूल नंबर 28। अब सर क्या है ना, रूल 27 के ऊपर ही बेस्ड है रूल 28, बट अगर रिलेटेड पर्सन होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन होता है, तो उस केस में सामने से कुछ नहीं आता। यार सपोज करो एक फादर है और एक सन है। अब ये फादर के मोबाइल की शॉप है, ये सन का सीए फाइनल का एग्जाम था, ये सन ने सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, और सीए बनने के बाद इससे बोला पापा 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 मेरे को मोबाइल चाहिए। ठीक है, अब मोबाइल पापा की दुकान से ही लेंगे क्योंकि पापा की मोबाइल की दुकान इसी दिन के लिए तो बनी थी। अब क्या पापा सन से पैसे लेंगे? सर अगर पापा ने सन से पैसे लिए तो मम्मी जो हाल करेगी पापा का वो तो सर क्या ही बात करें उसके बारे में, और जनरली पापा पैसे ही नहीं लेंगे। तो अब वैल्यू कैसे निकालें? पापा ने तो पैसे लिए ही नहीं, सेक्शन 15 तो वहीं खड़ा रहा मुस्कुरा रहा था, बोले यार अब कैसे क्या वैल्यू? तो रूल 28 बोलता है कि भाई हमारी जो जड़ है जड़ वो रूल 27 ही है। तो रूल 28 बोलता है काम करो ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, यही मोबाइल पापा अपने बच्चे की जगह पे किसी और को बेचते तो कितने में बेचते? सपोज करो पापा ने बच्चे के लिए, बच्चे की स्पेशल डिमांड पे अलग मोबाइल बनवाया गया, तो हमने बोला यार अगर ऐसी बात है तो फिर उस केस में ऐसा अगर कोई लाइक काइंड एंड क्वालिटी थोड़ा सा सिमिलर है उसका ओपन मार्केट वैल्यू देखो। अगर ये भी नहीं है तो रूल 30 और रूल 31 लगाओ, सिंपल। यहाँ पे क्लॉज बी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सामने से कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्लॉज बी यही हो गया लाइक काइंड एंड क्वालिटी। आया आपको बात समझ में? बस इतनी सी बात है। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। सर एक है एमपी और एक है महाराष्ट्र, दोनों के अलग अलग जीएसटीएन नंबर है और दोनों आपके डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब ये जीएसटी चार्ज करेगा, ये आईटीसी लेगा, ये जीएसटी चार्ज करेगा, ये आईटीसी लेगा। अब सर क्या है ना, इसमें गवर्नमेंट को कुछ जीएसटी तो बच नहीं रहा है, बस ट्रांजैक्शन पे चेक रखने के लिए, ट्रांजैक्शन के मैकेनिज्म के लिए एमपी वाला जीएसटी चार्ज कर रहा है, महाराष्ट्र वाला आपका आईटीसी ले रहा है। अब ध्यान से समझना, लॉ मेकर ने बोला यार ये क्या टाइम पास है, चलो डिस्ट्रिक्ट पर्सन में आपने वैल्यूएशन निकाला, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आपने रूल के हिसाब से निकाला, बट इसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है और हम जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, वो आईटीसी ले रहा है, और पेमेंट तो कुछ होगा नहीं, ये तो इनवॉइस के बेस पे ही डिक्लेरेशन आएगा, इनवॉइस डिलीट हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। तो लॉ मेकर को बात समझ में आई, यार ये ट्रांजैक्शन से सिर्फ एक हमको नॉलेज मिल रहा है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, जीएसटी तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे जीएसटी चार्ज हो रहा है, वो आईटीसी ले रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया, हमने बोला यार देखो एमपी वालों वैल्यू तो यही है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट हम तुम्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं, जो वैल्यू तुम इनवॉइस में डिक्लेयर कर दो
वो चाहे तुम 0 रुपए करो, चाहे तुम 1 रुपए करो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो वैल्यू तुमने इनवॉइस में डिक्लेयर कर दी बस वही वैल्यू हो जाएगी आपकी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसका मतलब यह है कि जो वैल्यू यहाँ पे इनवॉइस में डिक्लेयर कर दी गई बस वही वैल्यू आपकी ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी। आया समझ में? बट हाँ, शर्त यह है कि जो महाराष्ट्र वाला है दैट शुड बी एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। अगर ये महाराष्ट्र वाला फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। आया समझ में? तो बस इतनी सी बात है सर। देखो, एमपी महाराष्ट्र डिस्टिंक्ट पर्सन, तो जो वैल्यू आपने इनवॉइस में डिक्लेयर कर दी बस वही वैल्यू हो जाएगी आपकी ओपन मार्केट वैल्यू। अब इसमें एक और चीज, सर व्हाट इफ महाराष्ट्र वाला फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है? सर पता कैसे चलेगा? वो क्वेश्चन में साफ बोलेगा कि महाराष्ट्र वाला इसको एज अ फ्री गिफ्ट बांटेगा, ब्रांच ट्रांसफर करेगा, तो ऐसा फ्री गिफ्ट तो आपको समझ में आ जाएगा ये फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब कैसे वैल्यू निकालें? तो लॉ मेकर एक और ऑप्शन देता है कि कोई गुड्स है, अगर एमपी से महाराष्ट्र में जा रहा है और महाराष्ट्र से फाइनल कस्टमर के पास जा रहा है, सेम गुड्स है, तो हम बोल रहे हैं काम करो कि ये जो महाराष्ट्र से कस्टमर के पास जा रहा है इसका आप 90% ले लो, या तो ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ द फर्दर सेल। उन दोनों में से जो भी कम होगा बस वही हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो सर इन केस यहां से कंज्यूमर के पास गया, सपोज करो 1,20,000 पे गया, तो 1,20,000 का 90% 1,08,000, और सपोज करो ओपन मार्केट वैल्यू है 1,00,000, तो दोनों में से जो भी लोअर होगा वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बेनिफिशियल हमारा 1,00,000 है, तो ये 1,00,000 वाली वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो रूल 28 ये तो एज इट इज वही है जो हमने 27 में पढ़ा, बस इसमें आपका बी वाला क्लॉज नहीं है। ये जो 2 पॉइंट्स है ना बहुत ध्यान रखने। क्या कि सर वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई, ये डिस्टिंक्ट पर्सन में भी है, रिलेटेड पर्सन में भी है। ए ने बी को बेचा, बी आगे सी को बेचेगा, ए और बी दोनों रिलेटेड पर्सन। ठीक है, अच्छा बी और सी दोनों अनरिलेटेड ही रहेंगे। तो सर आपको क्या करना है? अमाउंट इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपेंट टू हिज कस्टमर। मतलब बी ने सी को जितने में बेचा उसका 90%, और वेयर द रेसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, अगर रेसिपेंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो जो वैल्यू आपने इनवॉइस में डिक्लेयर करी बस वही वैल्यू हो जाएगी आपकी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, आया समझ में? बस इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब ये समझो आप ध्यान से, ये नया है और एग्जाम में बहुत चांसेस है इसके आने के। यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे रेसिपेंट। सप्लायर और रेसिपेंट दोनों रिलेटेड पर्सन है। ठीक है, एसबीआई बैंक से लोन चाहिए। अब ये जो एसबीआई बैंक से लोन चाहिए ना, तो रेसिपेंट को लोन चाहिए था भाई। अब रेसिपेंट को कोई लोन नहीं दे रहा था, तो रेसिपेंट ने बोला यार सप्लायर तुम अगर गारंटी दोगे तो लोग मुझे लोन देंगे। तो ये सप्लायर ने एसबीआई बैंक को गारंटी दी। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकाले? भाई सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आखिरकार गारंटी कितने की है। सपोज करो 1,00,000 रुपए की गारंटी, तो जितने की भी गारंटी है उसका 1%, और जितना कंसिडरेशन चार्ज करा गया दोनों में से विच एवर इज हायर। कितने की गारंटी है? 1,00,000 रुपए, इसका 1%, और एक्चुअल कंसिडरेशन दोनों में से जो भी हायर हो। अब हायर कितना है? 10,000 रुपीज, तो बस वो वैल्यू ले लेंगे। तो देखो लॉ मेकर क्या बोलता है, notwithstanding anything contained the value of supply of service by a supplier to recipient who is a related person। तो सप्लायर रेसिपेंट दोनों रिलेटेड पर्सन है, और सप्लायर गारंटी दे रहा है ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपेंट। ठीक है,
तो कॉर्पोरेट गारंटी टू एनी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, तो इस केस में वैल्यू क्या रहेगी, तो वैल्यू रहेगी 1% ऑफ द गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, या तो जो गारंटी है उसका 1% या जो एक्चुअल कंसिडरेशन है, दोनों में से जो भी हायर रहेगा बस वही आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो भाई ध्यान से। सर इस गारंटी के ऊपर थोड़ी सी और चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आ जाओ। गारंटी का क्वेश्चन एग्जाम में आप शॉर्ट शॉर्ट समझना, आएगा ही आएगा। सप्लायर ने गारंटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ रिलेटेड पार्टी। ट्रांजैक्शन में आपको पहले ट्रांजैक्शन समझो कि यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे रेसिपिएंट है और यहाँ पे एसबीआई। सपोज करो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी, यहाँ पे इस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल है। ट्रांजैक्शन क्या है कि भाई ये सब्सिडरी कंपनी को एसबीआई लोन नहीं दे रही थी, तो सब्सिडरी कंपनी ने बोला यार होल्डिंग कंपनी आप अगर मेरी गारंटी दे दोगे एसबीआई को तो एसबीआई मेरे को लोन दे देगी। तो होल्डिंग कंपनी ने एसबीआई को गारंटी दी, किसके बिहाफ पे, रेसिपिएंट के बिहाफ पे। डन है। अब सुनो ध्यान से कि सर सपोज करो 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, कितने का भाई, 10 लाख। अब सप्लायर कुछ तो पैसे लेगा ना भाई रेसिपिएंट से। लॉ मेकर बोलता है अगर पैसे नहीं लिए, सपोज करो कोई पैसे नहीं लिए, भाई कितने की गारंटी है, 10 लाख। इस 10 लाख का 1% कितना हो गया, 10,000, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा ये हमेशा याद रखना कि जो 1% है ना ये पर एनम है, अगले साल वापस से, मतलब कितने साल की गारंटी, अगर 5 साल की गारंटी है तो 1% इंटू 5%, 10 साल की गारंटी है तो 1% इंटू 10। ठीक है, तो 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी पर एनम और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। एक और चीज सर, अगर रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, सपोज करो यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, तो जो भी वैल्यू आपने इनवॉइस में डिक्लेयर कर दी बस वही वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। अब बहुत बार क्या होता है, सामने वाली पार्टी ने लोन अवेल ही नहीं करा, गारंटी तो दी पर लोन अवेल नहीं करा, तो अब क्या वैल्यू निकालेंगे, ये बोलते हैं भाई हमने यहाँ पे इसलिए 1% ऑफ लोन अमाउंट लिखा ही नहीं है, हमने यहाँ पे लिखा है 1% ऑफ गारंटी। आपने लोन लिया नहीं लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इफ द लोन इज पार्टली और नॉट अवेल्ड, भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई तो हमेशा गारंटीड अमाउंट का ही रहेगा। ठीक है, बस तो इससे कोई लेना देना नहीं है कितना लोन डिसबर्स हुआ, वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड ऑलवेज बी द गारंटी अमाउंट का 1%। ठीक है, एक और चीज सर, अगर लोन का टेक ओवर हो रहा है, ये टेक ओवर क्या है भाई, एसबीआई है, एसबीआई से आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपने बोला यार ये लोन एचडीएफसी में ट्रांसफर कर दो। क्या कोई नई गारंटी लग रही है, भाई कोई नई गारंटी नहीं लग रही है, सिर्फ लोन का ट्रांसफर हो रहा है, आपका जो एग्जिस्टिंग लोन है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। तो इस केस में आपका बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई गारंटी वारंटी नहीं है, तो यहाँ पे कोई जीएसटी वेएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी। अब सर इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी के केस में क्या होगा, भाई ग्रुप कंपनी से एक कंपनी दूसरी कंपनी को गारंटी दे रही है, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा, दोनों कंपनी इंडिया में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ये हमारा एग्जांपल है सप्लायर रेसिपिएंट, अज्यूमिंग दोनों कंपनी इंडिया में, बट मजा इधर है। अब बहुत बार क्या होता है ना राजा, एक फॉरेन कंपनी है जो बाहर बैठी हुई है, ये फॉरेन कंपनी कहाँ बैठी हुई, इंडिया के बाहर बैठी, और यहाँ पे कौन, इंडियन कंपनी। अब सर दोनों रिलेटेड है, फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी दोनों क्या है बेटा, रिलेटेड। और यहाँ पे हमारी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट। अब सर इंडियन कंपनी को कोई लोन नहीं दे रहा था, तो क्योंकि इंडियन कंपनी को कोई लोन नहीं दे रहा था, इसलिए ये जो फॉरेन कंपनी है इसने गारंटी दी एसबीआई को, बोले यार हमारा बड़ा नाम है, आप दो इसको लोन, ठीक है दे दिया, ट्रांजैक्शन हो गया। अब सर इन दोनों के बीच में वैल्यूएशन तो होगा, तो हम वैल्यू कैसे निकालें? ये तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, पैरा नंबर 4 अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे निकालें? भाई वैल्यूएशन वैसे ही निकलेगा 1% ऑफ गारंटी और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। बट मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यहाँ पे जीएसटी कौन देगा। तो इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी फॉरेन कंपनी नहीं देगी क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी हमारी इंडियन कंपनी देगी। कौन से मैकेनिज्म पे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे। ठीक है, डन, आया समझ में? बस इतनी सी बात है राजा। फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर इसी का उल्टा होता कि हमारी इंडियन कंपनी यहाँ पे है, ऐसा भी हो सकता है यार। अब इंडिया को छोटा मोटा मत समझो भाई, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जल्दी करेंगे अपन। तो यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे हमारी फॉरेन कंपनी है, और ये फॉरेन कंपनी में एक फॉरेन बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। अब लॉजिकली आप मुझे एक बात बताओ कि सर अब यहाँ पे कौन गारंटी दे रहा है? इंडिया कंपनी गारंटी दे रही है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर आपको डेफिनेशन याद हो, सप्लायर अगर इंडिया में, हाँ जी, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, हाँ जी, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, हाँ जी, सर पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए। भैया पैसा यहाँ पे आएगा ही नहीं, और दोनों डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं भी होगी तो भी चलेगा। तो सर अगर आपका एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी, तो ऊपर वाले प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। फिर कॉर्पोरेट गारंटी फॉर मल्टीपल ईयर्स और फॉर लेस देन 1 ईयर। भाई ये आपको ध्यान रखना है, 1% पर एनम है। 5 साल रहा तो 5% हो जाएगा, 6 महीने रहा तो फिर वो हो जाएगा आपका 0.5%। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। एक और चीज, कॉर्पोरेट गारंटी बाय मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज। अब सर अगर आपका मल्टीपल एंटिटीज, सपोज करो यहां पे होल्डिंग कंपनी है ए, होल्डिंग कंपनी बी, और यहां पे है हमारी सब्सिडरी कंपनी सी, और यहां पे हमारी है बैंक। अब ध्यान से समझ रहा कि सर होल्डिंग कंपनी ए और बी और यहां पे सब्सिडरी कंपनी सी, ये बैंक को गारंटी दी गई है 1 करोड़ रुपए की। अब भैया बैंक को 1 करोड़ की गारंटी दी गई, 60% होल्डिंग कंपनी ए ने, 40% होल्डिंग कंपनी बी ने, ऐसा आपको शेयर दिया हुआ है। तो लॉजिकली एक बात बताओ ना भाई, ये 1 करोड़ का 1% कितना हुआ? 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए है ये 60-40 के रेशियो में बढ़ जाएगा। 60% विल बॉर्न बाय होल्डिंग कंपनी ए और 40% विल बॉर्न बाय होल्डिंग कंपनी बी। सिंपल। अब यहाँ पे सर एक्चुअल कंसिडरेशन तो है नहीं, सपोज करो यहाँ पे एक्चुअल कंसिडरेशन भी होता तो फिर हम कैसे करते? तो राजा हम पता है क्या करते, दोनों को अलग अलग कंपेयर करते। अब सपोज करो यहाँ पे 90,000 का एक्चुअल कंसिडरेशन है, तो आप 90,000 को बांट दो, 90,000 छोड़ो, आप सपोज करो यहाँ पे 2 लाख का एक्चुअल कंसिडरेशन, तो आप इस 2 लाख रुपीज को 60-40 के रेशियो में बांट दो। ये हो गया 1,20,000 और ये हो गया हमारा 80,000। तो भैया मेरे अब कंपैरिजन कैसे होगा? ये 1 लाख का 60% 40% करोगे तो ये हो गया 60,000 और 40,000। तो अब हायर क्या आ रहा है? 1, 20 और 80, तो वाली वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। तो यही बोल रहा है कॉर्पोरेट गारंटी बाय मल्टीपल एंटिटीज। तो अगर मल्टीपल एंटिटीज दे रहे हैं तो फिर वो रहेगा 1% ही, पर उसको फिर आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है,
ये वाली बात भी हमारी हो गई। फिर समझो एक और चीज सर, विदाउट कंसिडरेशन, अगर कॉर्पोरेट गारंटी विदाउट कंसिडरेशन दी जा रही है तो भी आपको ऊपर ही 1% वाला वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो फॉर एग्जाम्पल कंपनी इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज होल्डिंग सब्सिडरी, वो भी इसमें ही आएगा, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को। तो सर ये भी एक्टिविटी आपकी सप्लाई ऑफ सर्विसेज और इसका वैल्यूएशन भी ऊपर वाले रूल के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। फिर एक गारंटी है डायरेक्टर जो बैंक्स को दे रहे। अब सर यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत बार डायरेक्टर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गारंटी देता है बैंक्स को। अब डायरेक्टर कंपनी से एक भी रुपया चार्ज नहीं कर सकता है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से आप 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर सकते। तो भैया इस केस में जो वैल्यू होगा वो ओपन मार्केट वैल्यू ही होगा, बट यहाँ पे जब पैसे चार्ज ही नहीं कर सकते तो ओपन मार्केट वैल्यू निल हो गई। तो यहाँ पे जब डायरेक्टर गारंटी दे रहा है तो यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू इज 0 और इसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर इनडायरेक्टली कोई रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है डायरेक्टर को तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो तबीयत बहुत खराब हो गई है बट कोई दिक्कत नहीं, अपन रिवीजन पूरा करेंगे। अब सुनो, इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज। अब ये बहुत सिंपल है। बहुत बार क्या होता है ना, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को सर्विस देता है। इंटरनली जनरेटेड सर्विसेज बोलो, इंपोर्ट बोलो, अगर हमारा हेड ऑफिस इंडिया के बाहर लोकेटेड, आपको बस ये चार्ट ध्यान रखना है। अगर आईटीसी अवेलेबल है, सामने वाली ब्रांच ऑफिस को आईटीसी अवेलेबल है, तो जो भी वैल्यू इनवॉइस में डिक्लेयर करी वही आपकी ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी और उसी वैल्यूएशन के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। डाउट ये आया कि जो एचओ में बहुत सारे एम्प्लॉइज है जो मक्खी मार रहे, उनकी जो सैलरी है उसको भी ऐड करना है क्या? लॉ मेकर ने बोला नहीं भाई, उसको ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन केस अगर ब्रांच ऑफिस को आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो भैया उस केस में क्या करें? उस केस में हम बोल रहे हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं निकल पा रही है, तो फिर वैल्यू वुड बी निल और कोई जीएसटी वीएसटी नहीं लगेगा। और कॉस्ट ऑफ सैलरी तो आपको जोड़ना ही नहीं है, और सेम इज एप्लीकेबल इवन इफ वन पार्टी इज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, बस यही है पूरा क्रक्स और कुछ भी नहीं है इसमें। अब रूल 27 हो गया, रूल 28 हो गया। अब आ जाओ भैया मेरे रूल 29 पे। अब रूल 29 बात करता है प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में, पैरा नंबर 3। अब हमेशा याद रखना कि सर ये जो रूल 29 है ना, वो बहुत सिंपल सी बात करता है। मैं आपको इधर समझाता हूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल है और यहाँ पे एजेंट है, और ये कोई सोल एजेंट नहीं है, ये एजेंट का कोई दीन धर्म नहीं है, सबके लिए काम करता है। ठीक है, अब लॉ मेकर बोलता है यार एक बात बताओ, यहाँ पे कौन से एजेंट की बात करें जो इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा है? इनवॉइस किसके नाम पे इशू हो रहा है? एजेंट के नाम पे इशू हो रहा है, प्रिंसिपल के नाम पे नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है तो फिर वो तो एजेंट ही एजेंट नहीं कहलाएगा, फिर वो स्केड्यूल नंबर 1 में फॉल ही नहीं करेगा। ठीक है, जब स्केड्यूल 1 में फॉल ही नहीं करा तो सप्लाई नहीं बना तो कोई जीएसटी नहीं। प्रिंसिपल एजेंट को जब गुड्स सप्लाई कर रहा है, स्पेसिफिकली गुड्स की ही बात होती है, सर्विस की बातें नहीं होती है अगर आपने स्केड्यूल 1 ढंग से पढ़ा हो तो। अब यहाँ पे एजेंट है और यहाँ पे फर्दर कंज्यूमर। ये बोलते हैं यार एक तो आप एक काम करो, ये पूरा डायग्राम इधर ही बना हुआ है कि सपोज करो ग्राउंड नट मूंगफली सप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है और एजेंट कंज्यूमर को सप्लाई कर रहा है। पहला तो आप ले लो ओपन मार्केट वैल्यू कि एजेंट को ये सेम चीज, अभी तो प्रिंसिपल एजेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, एजेंट को यही सेम चीज अगर कोई और देता तो कितने में देता? तो इंडिपेंडेंट सप्लायर देता 4550। एजेंट इसी ग्राउंड नट को जब फर्दर कंज्यूमर को बेचता है तो कितने में बेचता है? तो हमने बोला 5000 में बेचता है। एक तो आप इसका कर दो 90%, तो 5000 का क्या कर दो 90%, और
4550, दोनों में से जो भी कम रहेगा बस वही रहेगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे 4550 और 4500, दोनों में से कम कितना है 4500, तो ये जो 4500 है ये हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। आया समझ में? बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। और इन केस अगर वैल्यू आपकी क्लॉज ए के हिसाब से नहीं निकल पा रही है तो फिर आप रूल 30 और रूल 31 लगाओ, दैट इज कॉस्ट का 110% या रूल 31 बेस्ट जजमेंट। आया समझ में? बस इतनी सी बात है। अब सर रूल 30 क्या बोलता है? कॉस्ट का 110%, सिंपल। अब रूल 31 क्या बोलता है? रूल 31 बोलता है कि अगर रूल 27 से 30 नहीं लग पा रहा है तो रूल 31 लगाओ, दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब सुनो, सर्विसेज के केस में कॉस्ट निकालना काफी मुश्किल काम भाई। आज हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लाख का सेटअप है। कैमरा हो गया, फिर लाइट्स हो गई, फिर टैबलेट हो गया, ठीक है, ऐप रहती है उसके चार्जेस हैं, वेबसाइट चार्जेस हैं। तो ये वन टाइम खर्चा अलग हुआ। और रिकरिंग बेसिस पे आप ऐसा मानो कि बुक्स की कॉस्ट ही ऑन एन एवरेज 1000 to 1500 ये तो कॉस्ट रहती है। फिर आपको सीरियल की देते हैं, उसमें 100-200 का खर्चा रहता है, ज़्यादा खर्चा नहीं रहता है। ऐप के अलग चार्जेस रहते हैं। तो सर अब मैं सर्विस की कॉस्टिंग कैसे निकालूं? काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए इन्होंने बोला यार सर्विस के केस में आप क्या कर सकते हो ना, रूल 30 को इग्नोर करके डायरेक्ट रूल 31 भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गए हमारे सारे रूल खत्म। अब इस रूल का एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2। अब ये पार्ट नंबर 2 बहुत सिंपल है। रूल 27, 28, 29, 30, 31 ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या है? अब देखो पार्ट 2 समझना, ये डायरेक्ट बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे वैल्यू आपको निकालनी। आपको कोई 15 सेक्शन नहीं लगाना, कोई वैल्यूएशन रूल्स नहीं लगाना, जो हम आपको बोल रहे हैं बस आप वैसे वैसे वैल्यू निकालो। समझो, सबसे पहले लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग और हॉर्स रेसिंग। लॉटरी के केस में कुछ दिमाग मत लगाना। 100/128 ऑफ फेस वैल्यू ऑफ टिकट और प्राइस नोटिफाइड इन दी ऑफिशियल गजट, दोनों में से जो भी हायर हो। या तो टिकट का फेस वैल्यू ले लो, या तो जो ऑफिशियल गजट में प्राइस नोटिफाइड करिए वो ले लो, और दोनों में से जो भी हायर हो वो ले लो। और ये जो हायर वैल्यू है इसका कर दो आप 100/128, खत्म। व्हाट अबाउट बैटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग? तो भैया बैटिंग, गैमलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में जितना भी अमाउंट आप पुट इन कर रहे हो, जितने के आप बेट लगा रहे हो, उसका 100%, ठीक है। तो यही है भैया हमारा रूल 31A। अब इसका एग्जाम्पल भी है। सपोज करो टिकट है 1280, प्राइस ऑफिशियल गजट में 1350 नोटिफाई हुआ। दोनों में से हायर कौन सा राजा? 1350। तो 1350 इंटू 100/128। सर ये 128 कहाँ से आया? जनरली इसके ऊपर जीएसटी का 28% रेट रहता है और हम हमेशा ये मानते हैं कि इसके अंदर जीएसटी शामिल है। तो 1350 इंटू 100/128 ये आ गया हमारा। दूसरा, हॉर्स रेसिंग का कितना वैल्यू है बेटा? 10,000। इसमें दिमाग मत लगाना, डायरेक्ट 100% ऑफ 10,000 ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। आया समझ में? अब 31 भी बात करता है ऑनलाइन गेमिंग की। बहुत सिंपल, ऑनलाइन गेमिंग में क्या बोलता है ना, जितना भी पैसा आपने वो ऑनलाइन गेम के प्लेटफॉर्म में डाला बस वही हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। फॉर सपोज करो यहाँ पे मुन्ना है, मुन्ना को पैसे चाहिए थे और मुन्ना ने पापा से पैसे लिए 10,000 रुपए। अब सर ऑनलाइन मनी गेमिंग में 10,000 रुपए लिए गए। मुन्ना ने ये 10,000 रुपए ऑनलाइन गेमिंग में डाले और 1,00,000 रुपए मुन्ना जीत गया। 1,00,000 और डाले, मुन्ना 10 लाख रुपए जीत गया। सर ना 1,00,000 पे जीएसटी ना 10 लाख पे जीएसटी। जीएसटी आपका तब लगेगा जब आप इनिशियली पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। जो आपने इनिशियली पैसा डिपॉजिट करा बस उसी टाइम पे आपको जीएसटी देना है। बाद में आप हारे जीते उससे कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज भाई, इस गेमिंग पोर्टल का दूसरा भी गेमिंग पोर्टल है, तो आपने इस पोर्टल से निकाल के दूसरे पोर्टल में डाले, क्या जीएसटी लगेगा? हाँ, जब इधर डिपॉजिट करे तो जीएसटी देना पड़ेगा। अब ये तो सेकंड पोर्टल है तो सेकंड पोर्टल के हिसाब से डिपॉजिट माना जाएगा, जीएसटी देना पड़ेगा। सर हमने डिपॉजिट करे, हमने खेला नहीं, बस हम देख रहे थे डिपॉजिट करके और फिर हमने निकाल दी, क्या जीएसटी लगेगा? हाँ जी जीएसटी लगेगा, क्योंकि आपने डिपॉजिट तो करे ना, खेला नहीं खेला उससे कोई खेला नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया।
रूल 31B। और सेम इन द केस ऑफ कसिनो, कसिनो में भी जितनी टोकन चिप्स आपने खरीदी, नो मैटर आपने खेला या नहीं खेला, उससे कोई लेना देना नहीं है। और कसिनो में टोकन चिप्स लेने के बाद आप जितने भी रुपए जीत गए उससे कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल टोकन और चिप्स जब खरीदी या जब आपने पार्टिसिपेट करा, ठीक है, कहीं कहीं पे टोकन चिप्स नहीं लगते, पार्टिसिपेशन फीस लगती, तो उसके ऊपर ही आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा, रिफंड के केस में यहाँ पे आपका कोई जीएसटी वापस मिलने वाला नहीं है। मतलब 10,000 के चिप्स खरीदी और आपने खेला नहीं, वापस से आपको 10,000 नहीं मिलेंगे, जीएसटी काट के पैसा मिलेगा, ठीक है। अब जनरली इसमें क्या हो रहा है ना, ऑनलाइन मनी गेमिंग बहुत परेशान है, तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं, आपका जीएसटी भी वो खुद की जेब से भर रहे हैं, वरना लोग खेलने नहीं आएंगे। अब आपको लगता है कि भैया इसमें पैसे कमाएंगे, कैसे कमाएंगे? हर धंधे में हर बिजनेसमैन अपना मार्जिन निकाल के ही चलता है, ठीक है। अब आ जाओ भाई रूल 32 के ऊपर। अब रूल 32 में दो क्लॉजेस है, रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज ए और क्लॉज बी। अब समझना, ये बात करता है करेंसी एक्सचेंज के बीच में, जो करेंसी डीलर्स होते हैं ना उनके बीच में बात करता है। अब यार बैंक्स और ऑथोराइज डीलर, इन दोनों के बीच में फॉरेन करेंसी एक्सचेंज अगर एक्सचेंज होता है तो ये एग्जेम्प्ट होता है। दो बैंक्स के बीच में हो रहा है, दो ऑथोराइज डीलर्स के बीच में हो रहा है, कोई जीएसटी वेस्टी नहीं लगेगा। बट बैंक्स, ऑथोराइज डीलर्स और कस्टमर्स के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इस केस में तो जीएसटी लगेगा। वैल्यू कैसे निकालें? तो लॉ मेकर बोलता है इसका वैल्यूएशन हम क्लॉज ए या क्लॉज बी के हिसाब से निकालेंगे, वो जो सप्लायर ने क्लॉज ऑप्ट करा होगा। अब इसमें से सप्लायर को चूज करना होता है और वो फिर 1 साल के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं कि इस ट्रांजैक्शन के लिए, इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है, या तो क्लॉज ए क्लॉज बी, फिर उसके हिसाब से ही वैल्यू डिसाइड होगी। अब क्लॉज ए, क्लॉज ए बहुत सिंपल, सेलिंग रेट बाइंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ करेंसी। कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे सेलिंग रेट है 85.5703, आरबीआई का रेफरेंस रेट है 84, 100 यूनिट ऑफ करेंसी, वैसे आपकी वैल्यू निकल जाएगी और इस वैल्यू के ऊपर जीएसटी दे देना। ये वैल्यू निकली है और वैल्यू के ऊपर जो भी रिक्वेस्टेड जीएसटी का रेट है वो। अब यहाँ फॉर्मूले को चेंज करना आना चाहिए एग्जाम में। कहीं पे सेलिंग माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट रहेगा और कहीं पे आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट रहेगा। वो मैंने आपको डिटेल में क्लास में समझाया था, अभी बस आप एग्जाम के हिसाब से ढल जाना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा और सीए फाइनल में हो तो इतना दिमाग तो आप लगा ही लोगे, ठीक है बस, ठीक है। अब देखो बाइंग रेट, तो ये आरबीआई बाइंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में जितना भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आ रहा है, जितनी भी आपने करेंसी एक्सचेंज करी उसका 1%, ठीक है। और अगर दोनों ही आपकी भलती करेंसी है, एक जीबीपी है और एक यूएसडी है, तो आप एक काम करो, दोनों को आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से कन्वर्ट करो। जीबीपी का रुपीस में वैल्यू होगा और डॉलर का भी रुपीस में वैल्यू होगा, दोनों को रुपीस में कन्वर्ट करो। दोनों में से फिर लोअर ले लेना और जो भी आपका लोअर आ गया उसका फिर 1% ऑफ वैल्यू, ठीक है। आया समझ में? बस इतनी सी बात है सर, आगे आ जाओ। फिर रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज बी। अब अगर क्लॉज ए आपने ऑप्ट नहीं करा तो आप क्लॉज बी ऑप्ट करो। अब देखो क्लॉज बी क्या बोलता है। क्लॉज बी सिंपल सी बात बोलता है कि अगर 1 लाख रुपए तक का आप अमाउंट एक्सचेंज करा रहे हो तो 1% ऑफ अमाउंट एक्सचेंज और 250 रुपीज विच एवर इज हायर। आप 1 लाख से ऊपर अमाउंट एक्सचेंज करा रहे हो बट 10 लाख रुपीज तक है, तो 1000 प्लस 0.5% ऑफ द एक्सेस अमाउंट, ठीक है। वो अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आया। सपोज करो राजा मैं 4 लाख रुपए एक्सचेंज करा रहा हूँ, वो 1 लाख से ऊपर है, सेकेंड कैटेगरी में फॉल करेगा। एक तो 1000, ये 1000 कहाँ से आया? अरे 1 लाख का 1% 1000 हुआ, तो एक तो 1000 ये लेना ही लेना है, प्लस 0.5% ऑफ एक्सेस। तो भैया 4 लाख और 1 लाख एक्सेस कितना हुआ? 3 लाख। इस 3 लाख का कितना राजा? 0.5%, तो 3 लाख का 0.5% कितना हुआ? 1500। तो 1500 और 1000 टोटल कितना हो गया? 2500। आया समझ में? अब अगर 10 लाख के ऊपर है तो अब कैसे क्या करेंगे? तो सर अगर 10 लाख के ऊपर है तो वहां पे 1 लाख पे जो 1% है वो 9 लाख, ये डिफरेंस आया उसका 0.5% वो 4500 और 1000 कितना हो गया बेटा?
5500, तो 10 लाख के ऊपर है तो 5500 ये आएगा प्लस 0.1% ऑफ द एक्सेस। तो सर अभी टोटल अमाउंट है जैसे 12 लाख रुपए, तो 12 लाख में एक तो 5500 रखना ही रखना है प्लस 0.1% ऑफ एक्सेस, तो 10 से कितना ऊपर है 2 लाख, तो 2 लाख का 0.1%, तो टोटल कितना हो गया राजा 5700। अब इसमें एक चीज याद रखना, अप टू 1 लाख में 1% और मिनिमम 250 दोनों में से विचेवर इज हायर। देखो 250 से कम में बात नहीं चलेगी, आप 100 200 1000 रुपए एक्सचेंज कराओगे तो जीएसटी कितना आएगा, तो ने बोला भाई 250 रुपये तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, या 1% दोनों में से जो भी हायर है। बट हम आपको एक सहूलियत देते कि भैया 10 लाख से ऊपर आपने सपोज करो 1 करोड़ 100 करोड़ एक्सचेंज कराए तो वहां पे मैक्सिमम 60,000। कहीं पे हम गम कसर खाते हैं, कहीं पे आप गम कसर खाओ, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना 60,000, तो दोनों में से विच एवर इज लोअर। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब है, थोड़ा सा है ना, फिर भी अपन पूरी कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो। 5500 प्लस 0.1% ऑफ एक्सेस आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई ए रूल 32(2)A और 32(2)B का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, $2000 82 84। अब सर अगर मेरे को क्लॉज ए के हिसाब से वैल्यू निकाल ली हो तो कैसे निकालूंगा, 84 माइनस 82 मल्टीप्लाई बाय 2000। अगर आरबीआई रेफरेंस रेट सपोज करो अवेलेबल ही नहीं है तो 2000 इंटू 82 का 1%, और इन केस अगर दोनों ही अलग अलग करेंसी है तो भैया दोनों अलग अलग करेंसी है, पहले आप इसको कन्वर्ट करो रुपीस में, फिर इसको कन्वर्ट करो, फिर दोनों में से लोअर ले लो और फिर उसका कर दो कितना परसेंट राजा 1%। ठीक है सर, यही अगर हमको रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज बी से निकालना होता तो मेरे भाई आप इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा, जैसे 2000 इंटू 82 तो कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपका 1,64,000। भाई 1,64,000 कहाँ पे फॉल करेगा, इधर फॉल करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, 1000 प्लस 0.5% ऑफ एक्सेस, तो 1 लाख से ज़्यादा 64,000, तो 64,000 का 0.5% प्लस 1000, तो 64,000 का 0.5% प्लस 1000, तो ये हो गया हमारा 1320 रुपये। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ सर। अब हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस केस में क्लॉज बी कैसे लगाएंगे, तो बताए इस केस में क्लॉज बी लगाना लॉ मेकर ने नहीं बताया, बट नॉर्मली कैसा होगा ना, इन दोनों को आप कन्वर्ट करो आरबीआई रेफरेंस रेट में और फिर आप दोनों में से लोअर वैल्यू ले लो, और जो भी आपकी लोअर वैल्यू आ रही है फिर उसके ऊपर आप ऊपर जो ये दिया हुआ है ना स्लैब, उसके हिसाब से ज्वाइन करो। ठीक है, खत्म कहानी, आगे आ जाओ सर। क्लॉज बी भी हो गया। अब रूल 32 सबसेक्शन 3 सब रूल 3 बात करता है एयर ट्रैवल एजेंट। अगर आपकी डोमेस्टिक टिकट है तो 5% ऑफ बेसिक फेयर, इंटरनेशनल टिकट है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर। कुछ दिमाग मत लगाना, बेसिक फेयर का 5 या 10%, और बेसिक फेयर का मतलब कमीशन का वो पार्ट जो फेयर का वो पार्ट जो एज अ कमीशन सामने वाले को जाता है। 32 सब रूल 4 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की बात करता है। अब सर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में देखो क्या है, दो चीज़ें होती है, जो भी प्रीमियम होता है ना उसमें एक तो रिस्क कवर होता है और एक आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अब लॉजिकली एक बात बताओ, रिस्क कवर इन्वेस्टमेंट दोनों साथ में दिया हुआ है, भाई इन्वेस्टमेंट पोर्शन पे तो जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि सिक्योरिटीज तो बाहर होती है जीएसटी से, बट जो रिस्क कवर है उस पर तो लगेगा। सपोज करो सामने वाले ने आपसे 1 लाख रुपए का प्रीमियम लिया, अब उसने आपको बताया कि सर इसमें से जो 30,000 है ना वो तो इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो भैया मेरे रिस्क कवर का कितना है 70,000 रुपये, तो ये जो 70,000 रुपये रिस्क कवर का है ना इसके ऊपर जीएसटी लगाओ, खत्म कहानी। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क कवर ग्रॉस प्रीमियम में से आप माइनस कर दो जो इन्वेस्टमेंट के लिए अलोकेटेड है। सर अगर आपकी सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो भैया अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, एक ही मुश्त आपने पेमेंट करा, तो उसमें जो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम है बस वो 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम कर दो और उसके ऊपर जीएसटी दे दो। सर अगर पूरा ही रिस्क कवर है तो पूरा प्रीमियम, और अगर अदर केसेस है तो 25% ऑफ प्रीमियम इन द फर्स्ट ईयर और 12.5% ऑफ प्रीमियम इन दी सब्सिक्वेंट ईयर। तो चलो अब सुनना भाई, रूल 32 सब रूल 5, रूल 32 सब रूल 5 सेकंड हैंड गुड्स के बारे में बात करता है। अब सर ये सेकंड हैंड गुड्स के बारे में क्या सीन है,
तो यार इसको अपन थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि पूरा सेकंड हैंड गुड्स का क्या सीन है। अब राजा एक बात बताओ, बहुत बार आपने देखा होगा अटाले वाले भैया आपके घर आते होंगे और सेकंड हैंड गुड्स जो आपके घर पे यूज नहीं आ रहा है उसको लेके जाते होंगे। अब डाउट ये आया कि इसका वैल्यूएशन कैसे करा जाए, और ये मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है। अब सर क्या है ना, सपोज करो अटाले वाले भैया मिस्टर एक्स से सोफा लेके गए, मिस्टर वाई से टेबल लेके गए, मिस्टर जेड से लाइट लेके गए। अब ये जो सोफा है उसका वैल्यू है 20,000, टेबल का वैल्यू है 10,000 और लाइट का वैल्यू है 5,000। अब सर कुछ प्रोसेसिंग करेंगे तो सोफा में प्रोसेसिंग होगा, टेबल में कुछ डिजाइन विजाइन का काम होगा, लाइट में कुछ काम करेंगे, तो इन्होंने ये प्रोसेसिंग चार्जेस करे। अब इसको सेल कर दिया एबीसी को। सोफा 30,000 में गया, टेबल 8,000 में गया और लाइट 6,000 में गया। अब सर वैल्यू कैसे निकालेंगे? भाई वैल्यूएशन का सबसे सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। लॉ मेकर बोलता है कि यार देखो यहाँ पे आप जिससे बाय कर रहे हो उनके पास तो कोई जीएसटी नंबर रहेगा नहीं, मतलब ये लोग तो कोई जीएसटी वेस्टी चार्ज करेंगे नहीं, और जनरली जो भी आप बाय करोगे उसमें 90 से 95% तक अनरजिस्टर्ड से ही बाय करोगे। तो आप एक काम करो, वैल्यू एडिशन के प्रिंसिपल पे सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस करो, जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी दे दो। अब जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना 30,000, परचेस प्राइस 20,000। अगर पॉजिटिव आए तो जीएसटी दो और अगर नेगेटिव आए तो इग्नोर करो। अब एक और चीज ध्यान रखना, सर ये प्रोसेसिंग भी इसका क्या करेंगे? इसका कुछ भी नहीं होगा, ये ऑल टुगेदर इग्नोर हो जाएगा। तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि सर पॉजिटिव आएगा तो ही जीएसटी लगेगा, नेगेटिव आएगा तो उसको हम इग्नोर करेंगे। अब सपोज करो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है 30,000, परचेस प्राइस 20, 10,000 पे जीएसटी आएगा। इधर सेलिंग प्राइस कितनी है 8,000, परचेस प्राइस कितनी है 10,000, कितना आ रहा है नेगेटिव का 2,000, इग्नोर करो। यहाँ सेलिंग प्राइस 6,000, यहाँ परचेस प्राइस 5,000, 1,000 पॉजिटिव, इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है सेकंड हैंड गुड्स में। देखो इन केस नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, कुछ भी नहीं करना, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस, प्रोसेसिंग चार्जेस इग्नोर करना है, वैल्यू भी नेगेटिव है तो इग्नोर करो। आईटीसी अगर आपने अवेल करा तो नॉर्मल वैल्यूएशन, जैसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन का वैल्यू होता है, आउटपुट जो सेल हो रही है उस पर जीएसटी दे दो और जो परचेस कर रहे हो उस पर आईटीसी ले लो। तो इफ आईटीसी इज अवेल्ड तो नॉर्मल वैल्यूएशन। आगे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर इफ द डिफॉल्टिंग बोरोअर इज अनरजिस्टर्ड, यहाँ पे भी यही है सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस। यहाँ पे स्पेसिफिकली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राजा ओल्ड एंड यूज्ड मोटर व्हीकल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है सर, सबसे पहले तो वैल्यू सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब कितना आपको कंसिडरेशन मिला, कितना आपको पैसा मिला, दैट इज सेलिंग प्राइस। परचेस प्राइस, अब सर यहाँ पे परचेस प्राइस लेना है या डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेना है? अब देखो यार परचेस प्राइस तो बहुत ज्यादा रहेगा, तो लॉ मेकर बोलता है परचेस प्राइस नहीं लेना है, आपको कौन सा वैल्यू लेना है? डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेना है। अगर आप कोई बिजनेस एंटिटी, अगर आपने कोई भी असेट किसी रजिस्टर्ड पर्सन से बाय करी और उस रजिस्टर्ड पर्सन ने डेप्रिसिएशन क्लेम करा है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो उस केस में पता है वैल्यू क्या रहेगा? कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे कंसिडरेशन आपको मिला 2.5 लाख, आपका डेप्रिशिएटेड वैल्यू है 2 लाख, तो 2.5 लाख में से 2 लाख गए, बचा कितना 50,000, बस ये 50,000 के ऊपर आपका जीएसटी लग जाएगा। सर एक बात बताओ, अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख होता तो भी यही करते, 1.5 लाख माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू। इन केस अगर नेगेटिव आ रहा है तो इग्नोर करो, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब एक और चीज है राजा, एनी अदर केस वही सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस, आईटीसी अवेल्ड नॉर्मल वैल्यूएशन। अब क्या है ना, अगर हमारा डिफॉल्टिंग बोरोअर अनरजिस्टर्ड, इसको समझना ध्यान से। बहुत बार क्या होता है ना, हम कार लेके आते क्योंकि ईएमआई पे मिल रही रहती है, बट हम कार की ईएमआई चुका नहीं पाते। तो जब हम कार की ईएमआई चुका नहीं पाते हैं तो भैया बैंक वाले जो हैं वो कार को लेके चले जाते हैं। अब सर जीएसटी का कैसे क्या होगा? फॉर्मूला वही है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेस प्राइस, बट अब यहाँ पे दिमाग लगाना। सर सपोज करो मुन्ना कार लेके आया
और SBI से मुन्ना ने EMI करे 1 लाख रुपए, इस पे GST था 18%, तो टोटल हमारा हो गया 10 लाख की कार समझो, 1,80,000, टोटल हो गया 11,80,000। अब सर क्या हुआ ना, 19 अप्रैल 2025 को ये कार लेके आया और 18 दिसंबर 2026 को EMI नहीं पे कर पाया, तो अब ये कार रीपजेस कर रहे हैं, ठीक है। अब सर रीपजेस करने के बाद जो SBI वो कार को आगे बेचेगी, तो SBI ने इस कार को 4 लाख रुपए में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई भैया, 4 लाख। अब सर इसका जो परचेस प्राइस है वो है 10 लाख। अब ध्यान से समझना कि आपको क्या करना है ना, परचेस प्राइस नहीं लेनी, यहां पे आपको परचेस प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे तो वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू का कल्चर ही नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस एंटिटी से नहीं खरीद रहे हो, अब इंडिविजुअल की कार रीपजेस कर रहे हो। तो आपको क्या करना है ना, ये जो परचेस प्राइस है इसमें से आप 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ ये आप माइनस करोगे, और ये जो है ना 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ ये कहाँ से लोगे, डेट ऑफ परचेस से लेकर जिस दिन सेल करी, तो जिस दिन SBI ने सेल करी वहां तक आप लोगे, ठीक है। तो सपोज करो आपने परचेस करी थी 19 अप्रैल 2025 को, आप इसको सेल कर रहे हो 18 फरवरी 2026 को, तो भैया टोटल 25-26 में आपके 4 क्वार्टर हो गए, 5% का रेट है, कितना हो गया 20%। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 20% आप माइनस करो, किस में से राजा, परचेस वैल्यू में से। तो सेलिंग प्राइस आपकी 4 लाख है, परचेस प्राइस आपका 10 लाख था, इस 10 लाख में से 20% माइनस करो 8 लाख। अब ये जो 4 लाख आया नेगेटिव आया, इसको इग्नोर करो, पॉजिटिव आता तो GST लग जाता, ठीक है। बस इतनी सी बात है। फिर उसके बाद रूल 32 सब रूल 6 ये बात करता है कि टोकन, वाउचर, कूपन, स्टैम्प, इन सब में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, तो जितना वैल्यू हमें इनको सेल करके मिलेगा, रिडीम करके मिलेगा, तो बस वही हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वाउचर मनी वैल्यू रिडीमेबल अगेंस्ट टोकन, वाउचर और कूपन। फिर रूल 32 सब रूल 7 बात करता है कि डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में हम कैसे क्या वैल्यू निकालेंगे। तो भैया डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में वैल्यू निकालने के लिए हम तो वैल्यूएशन रूल पे जाते हैं, पर रूल 32 सब रूल 7 बोलता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे नियम बना सकती है कि डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में जहां पे ITC अवेलेबल है वहां पे वैल्यू विल बी निल, बट अभी तक रूल 32 सब रूल 7 में कोई भी सर्विस नोटिफाइड नहीं करी है, तो इसलिए इसका काम का नहीं है। अब रूल 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्योर एजेंट। अब सर ये प्योर एजेंट की कैसे क्या वैल्यू निकालते हैं, देखो सबसे पहले ये समझो कि प्योर एजेंट कौन होता है। यहां पे हमारा CA भाई है, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और CA भाई का इंटरनल ऑडिट कर, रिलायंस को इंटरनल ऑडिट कराना है, और रिलायंस ने CA भाई को बोला ठीक है इंटरनल ऑडिट कर दो आप। CA भाई ने अपनी फीस बताई। अब यार CA भाई को रिलायंस के अलग अलग प्लांट्स पे जाना पड़ेगा, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, इंदौर, वहाँ पे भैया फ्लाइट का खर्चा, फूड का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, रहने खाने का खर्चा वो CA भाई अपनी पॉकेट से थोड़ी भुगतेंगे, वो भी सब क्लाइंट ही देगा। यही मज़ा होता है इंटरनल ऑडिट का या स्टैट्यूटरी ऑडिट का। तो सर एक बात बताओ कि GST कितने पे लगेगा, मतलब ये फ्लाइट, फूड, टेलीफोन, अकोमोडेशन, फीस, इन सबको जोड़ें या सिर्फ ये जो फीस है उसको जोड़ें। तो यार लॉ मेकर बोलता है अगर कोई खर्चा प्योर रीइंबर्समेंट है, फॉर सपोज करो गुजरात वाली कंपनी ने बोला कि हमको हमारी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, तो CA भाई ने बोला ठीक है ROC के लग रहे हैं 5,000 रुपये और मेरी प्रोफेशनल फीस है 5,000, तो 5,000 रुपये पे GST लगेगा क्या। अब देखो यार ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है और ये प्योर रीइंबर्समेंट है, तो ये जो 5,000 रुपये है ये CA भाई अपने जेब में नहीं रखेगा, ये गुजरात वाले प्लांट से लेगा और ROC को दे देगा, बट ये जो ऊपर के 5,000 है वो तो उसकी जेब में गए, तो ये 5,000 पे GST लगना चाहिए। इसका मतलब लॉजिकली पता है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भैया अगर प्योर रिम्बर्समेंट है ना तो उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा,
बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्लाइट, फूड, टेलीफोन, अकोमोडेशन ये कोई रीइंबर्समेंट कैटेगरी नहीं है, ये कोई बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ये सारे खर्चे पर्सनल रिलेटेड में आएंगे, तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा फीस के साथ, और जो जीएसटी आप दोगे वो टोटल अमाउंट पे दोगे। तो इसका मतलब है सर सीए की फीस उस पे भी जीएसटी लगेगा, आरओसी की जो फीस है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज प्योर रीइंबर्समेंट। फ्लाइट, फूड, भैया ये पर्सनल एक्सपेंसेस है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है प्योर एजेंट में जो आपको याद रखनी। प्योर एजेंट का मतलब क्या कि भैया सीए भाई खर्चा तो कर रहा है बट ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट खर्चा कर रहा है, उसी को बोलते हैं भाई प्योर एजेंट। तो देखो प्योर एजेंट में सप्लायर एक्ट एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रेसिपिएंट व्हेन ही मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। अच्छा, इनवॉइस में अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर सीए भाई ने एक ही इनवॉइस बनाया उसमें टोटल अमाउंट लिख दिया तो भाई पूरे अमाउंट पे ही जीएसटी लग जाएगा। फिर जो भी प्योर एजेंट ने सप्लाई ली है वो इन एडिशन टू द सर्विसेज है, मतलब भाई हम हमारी सर्विसेज भी तो दे ही रहे ना, उसके रिगार्ड्स में हम और सर्विसेज अवेल भी कर रहे हैं। जैसे हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उसमें हमारा लेबर और हमारी सर्विस तो है ही, साथ साथ में ही आरओसी को पेमेंट भी है। तो बस ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो उसको बोलते प्योर एजेंट। और एक और चीज सर, प्योर एजेंट रेसिपिएंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहेगा कि जो सारा का सारा खर्चा है वो प्योर एजेंट करेगा। फिर प्योर एजेंट कोई टाइटल होल्ड नहीं करेगा। टाइटल आरओसी से अगर नाम ले रहे तो भैया वो कंपनी के नाम पे नाम ले रहे। ठीक है, आगे वो जो नाम है वो कंपनी के लिए यूज करेंगे, अपने लिए यूज नहीं होंगे। और सिर्फ जितना जितना खर्चा हुआ है उतना उतना ही एक्चुअल अमाउंट लेगा। और एजेंसी, ट्रैवलिंग, होटल, टेलीफोन ये सारी चीजें भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगी बिकॉज दिस इज ऑफ पर्सनल नेचर, भले रिइंबर्समेंट ही क्यों ना हो। फिर ये सिंपल सा एक सर्कुलर है कि भैया जो रियल एस्टेट मॉल्स होते हैं, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं, इनके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? भाई दे आर ऑल्सो वर्किंग एज अ प्योर एजेंट। तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मॉल में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन एरिया मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे होते हैं। तो अब डाउट ये है कि जीएसटी किस पे लगेगा? भैया ये कंपोजिट सप्लाई है जहाँ पे जो रेंटिंग और मेंटेनेंस है वो प्रिंसिपल सप्लाई है और इलेक्ट्रिसिटी एंसिलरी है। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है बस उसके ऊपर ही जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। और अगर एक्चुअल बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो रही है, मतलब जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बिल बनाया वही मॉल वाले ने चार्ज करा, तो दिस इज रीइंबर्समेंट। यहाँ पे फिर ये प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जुड़ेगा। रूल 34 के आखिरकार वैल्यूएशन अगर डॉलर में है तो करेंसी का रेट कौन सा लेना, ये हम कस्टम में सीखेंगे। बट अभी आप ये ध्यान रखना कि जीएसटी वीएसटी कोई वैल्यूएशन नहीं बताता। जो वैल्यूएशन है ना सीबीआईसी के रेट के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। ठीक है, गुड्स का रेट सीबीआईसी डिसाइड करेगा और सर्विसेज का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बोलेंगे उसके हिसाब से रेट डिसाइड हो जाएगा। रूल 35, अगर इंक्लूसिव आपको अगर टैक्स अमाउंट निकालना है इंक्लूसिव में से तो आप कैसे निकालोगे? वैल्यू इनटू टैक्स डिवाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस जीएसटी, बस वैसे निकलेगा। ये कोई काम का नहीं, ओपन मार्केट वैल्यू। और ये नो क्लेम बोनस, ये सप्लाई चैप्टर में बता दिया कि नो क्लेम बोनस इज नॉट कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। और ये बहुत सिंपल है, एयरपोर्ट लेविस कलेक्टेड बाय एयरलाइन एज अ प्योर एजेंट। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक रहता है एयरपोर्ट ऑपरेटर, यहाँ पे रहती है एयरलाइंस और यहाँ पे पैसेंजर। ये एयरपोर्ट ऑपरेटर जो पैसेंजर को सर्विस दे रहा है, इसमें एयरलाइन को बोला जाता है कि अरे आप एक काम करो, हम तो डायरेक्ट पैसे नहीं ले पाएंगे पैसेंजर से, आप पैसे ले लो। तो एयरलाइन पैसे लेती है पैसेंजर से। अब यहाँ पे एयरलाइन इज एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। तो जो पैसेंजर सर्विस फीस
या यूजर डेवलपमेंट फीस जो एयरलाइन ने कलेक्ट करी एज अ एजेंट, उसके ऊपर ये एयरलाइन को कोई जीएसटी वीएसटी देने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जीएसटी देने की जिम्मेदारी किसकी है? एयरपोर्ट ऑपरेटर की। और ये जो पैसेंजर है वो उसका आईटीसी भी ले लेगा। मतलब एयरलाइन इज जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट। आया समझ में? ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं। बाकी फिर कंपोजिशन लेवी हम अलग से कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।